बचपन का वो सर्कल सॉन्ग याद हो ना हो, लेकिन सर्कल्स हम नहीं भूले हैं। एंड आज का वीडियो इज ऑल अबाउट सर्कल्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ सर्कल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तैयार है सभी लोग? आई एम श्योर तैयार ही होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, चलते हैं सर्कल्स के फ्लैशबैक में। क्या होता है सर्कल? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, जहां पर ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है। यस, उसे ही हम कहते हैं सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस। सर्कल्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज का भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री होती है, उस पूरे बाउंड्री के लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफरेंस। कॉर्ड, कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसे हम कहते हैं कॉर्ड। हम ये भी नोटिस करते हैं कि जैसे ही एक सर्कल के अंदर हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो वो उस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट देता है। एक बड़ा वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, दूसरा छोटा वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। लार्जेस्ट कॉर्ड, जो कॉर्ड सबसे लंबा होता है, उसे हम कहते हैं डायमीटर। एग्जैक्टली। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर के थ्रू पास करता है। यस, इसका मतलब डायमीटर जो है ये हमेशा सर्कल के सेंटर के थ्रू पास करता है और दो पॉइंट्स को जोड़ता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायमीटर जो है वो लार्जेस्ट कॉर्ड है। इनफैक्ट एक सर्कल में एक नहीं बल्कि कई डायमीटर्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली, आप खुद ही देख लो। अब जैसे ये अगर हमारा सर्कल है तो इस सर्कल में ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, तो ये भी एक डायमीटर है। तो इस तरीके से एक सर्कल के अंदर हम कई सारे डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड एक ऐसा लाइन होता है, ध्यान देना, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है या दो पॉइंट पे सर्कल को कट करता है। मतलब अगर ये मेरा सर्कल है, कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें जो इस पूरे सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, उसे हम कहते हैं सेकंड। अब तुरंत से आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि कॉर्ड और सेकंड फिर अलग कैसे हुआ? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है लेकिन सेकंड एक लाइन है, और दोनों का फर्क तो पता ही होगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये ए बी इस सर्कल का कॉर्ड है, इसका मतलब ए और बी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ये पी क्यू इस सर्कल का कॉर्ड, इस सर्कल का सेकंड है, इसका मतलब है पी क्यू जो है, देखो दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, मतलब दोनों ही एंड से ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते जा रहे हैं, इनका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पर पी क्यू एक सेकंड है। आर्क, सर्कल के बाउंड्री का कोई भी छोटा बड़ा हिस्सा, उसे हम कहते हैं आर्क। एंड फाइनली सेक्टर, किसी भी सर्कल के अंदर दो रेडियाई और एक आर्क, ये मिलकर के जिस एरिया को इनक्लोज करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्टर। आप हमेशा नोटिस करोगे किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप दो रेडियाई ड्रॉ कर लो सच दैट कि वो दो रेडियाई और एक आर्क मिलके एक पोर्शन को इनक्लोज कर रहे हैं, तो उस पूरे सर्कल के अगेन दो हिस्से बन जाते हैं। जो छोटा वाला हिस्सा होता है दैट इज माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है दैट इज मेजर सेक्टर। चलो मान लेते हैं हमारे पास है एक सर्कल और एक लाइन। अब एक सर्कल और लाइन के बीच में किस किस तरह के इंटरैक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है? चलो अच्छे से सोचते हैं और देखते हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि इस लाइन को इस सर्कल से कोई मतलब ही नहीं है।
इसका मतलब ये लाइन जो है इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, ठीक है। तो लाइन जो है मजे में सर्कल के बाहर है, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि ये लाइन जो है ये सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। पॉसिबिलिटी नंबर 3 कि ये लाइन सोचेगा कि नहीं, सर्कल को थोड़े और अच्छे से इंटरसेक्ट करते हैं और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि ये। अब सोचने वाली बात है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी नंबर 4 होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइन जो है इस सर्कल को 2 से ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे? यानी कि क्या हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सर्कल को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे? कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो ट्राई करके देख लो। करो करो करो, ट्राई करो ट्राई करो। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती है। एक लाइन एक सर्कल को या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है या फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, बट इससे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे हम टैंजेंट। टैंजेंट एक ऐसा लाइन जो एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है ओनली एट 1 पॉइंट। एग्जैक्टली अभी अभी हमने 3 पॉसिबिलिटीज देखी थी, राइट? उसमें से जो दूसरा पॉसिबिलिटी था जिसमें ये लाइन इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ऐसे ही लाइन को हम कहते हैं टैंजेंट। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक लैटिन शब्द है टैंजेरे, जिसका मतलब होता है टू टच, वहीं से आया है टैंजेंट शब्द, क्योंकि ये पूरे सर्कल को सिर्फ टच करता है एक पॉइंट पे। ठीक, यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो किसी भी पॉइंट पर जो है हम एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। मतलब पॉइंट P से पार करता हुआ टैंजेंट सिर्फ एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही होगा। अब जैसे ही मैं ये कहूँगी आप कहोगे कि नहीं मैम, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। नहीं लगता तो खुद ड्रॉ करके देख लो। क्या करो, जितनी लाइनें आप खींच सकते हो आप खींच लो जो इस पॉइंट P से पार हो रही हो, राइट? और ये देखो कि कितनी ऐसी लाइनें हैं जो इस सर्कल के लिए टैंजेंट है। अब लाइंस तो आप ढेर सारी खींच सकते हो, इनफैक्ट खींचना स्टार्ट कर दो आप, मैं वेट करती हूँ। खींचो खींचो खींचो, चलो चलो लगे रहो। तो देखो क्या हुआ, हमने बहुत सारी लाइंस खींच ली हैं, राइट? लाइंस तो बहुत सारी हैं जो P से पार हो रही हैं, बट क्या ये सारी लाइंस टैंजेंट हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सी लाइंस यहाँ पे देख के लग रहा है कि यार ये कट तो कर रहा है सर्कल को, बट वो लाइन है ना, उस लाइन को अगर दोनों तरफ एक्सटेंड करो तब कहीं ये सर्कल को एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, जो कि कर रहा है। यानी कि यहाँ आप देखो जितनी भी लाइनें आपने ड्रॉ की है उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा लाइन है जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। बाकी जितनी लाइनें हैं उन लाइनों को जैसे ही आप एक्सटेंड कर दोगे दोनों एंड से, वो सर्कल को किसी और पॉइंट पे भी कट कर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी का सारांश क्या है कि टैंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, किसी भी पॉइंट पे बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल का। अब आगे चल के जैसे ही हम टैंजेंट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत जगह हम टैंजेंट के लेंथ की बात करेंगे। तो अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि यार मैम, लेंथ ऑफ अ टैंजेंट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि टैंजेंट तो एक लाइन है जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है, तो अगर लेंथ ऑफ अ टैंजेंट की हमें बात करनी हो तो वो कौन सी वाली लेंथ होगी? तो हमेशा जब कभी भी हम लेंथ ऑफ अ टैंजेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम उस एक्सटर्नल पॉइंट से, जिस एक्सटर्नल पॉइंट से वो टैंजेंट खींची जा रही है, मतलब बेसिकली आपके पास होगी तो एक लाइन बट स्टिल एक पॉइंट दी हुई होगी जहाँ से वो टैंजेंट ड्रॉ की जा रही है, तो उस पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट। तो आगे हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये टैंजेंट की लेंथ की बातें काफ़ी होती रहेंगी। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि लेंथ ऑफ अ टैंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर के जिस पॉइंट से वो टैंजेंट ड्रॉ करी जा रही है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो चलो भाई देखते हैं टैंजेंट्स के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें। किसी भी सर्कल में 2 ही ऐसे टैंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। यस दैट्स राइट, किसी भी सर्कल में। अब आप खुद सोच के देखो, सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। मतलब सर्कल में बेसिकली क्या है?
ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब हर एक पॉइंट पे मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर हर एक पॉइंट पे भी एक टैंजेंट मैंने ड्रॉ किया, सोच के देखो, दो टैंजेंट पैरेलल कब होंगे? जब वो एग्जैक्टली दो ऑपोजिट पॉइंट्स पे हैं, तभी तो वो पैरेलल होंगे। तो ऐसे दो ही पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कि पैरेलल टैंजेंट्स कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं किसी भी सर्कल में, राइट? चलो आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग टैंजेंट से रिलेटेड देख लेंगे दो थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में थ्योरम तो पढ़ते ही रहते हो, बट थ्योरम होता क्या है? मैथमेटिक्स का कोई भी एक ऐसा रूल या प्रिंसिपल जिसे हम दिखा सकते हैं कि वो ट्रू है, यानी कि हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये सच है, राइट? उसे हम कहते हैं थ्योरम। इसीलिए आप देखोगे आपकी टेक्स्ट बुक में जहां जहां आप थ्योरम पढ़ते हो ना, उसके नीचे उसका प्रूफ भी दिया होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम दो ऐसे थ्योरम देखेंगे, हालांकि उनके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो थ्योरम को समझेंगे अच्छे से, फिर उसके एप्लीकेशन को देखेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले देखते हैं थ्योरम नंबर 1, जो ये कहता है कि किसी भी सर्कल में अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टैंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। कौन से रेडियस के? वही रेडियस जो उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पार हो रहा है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, पॉइंट P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसके थ्रू एक टैंजेंट पास हो रहा है। तो O हमारा सेंटर है, तो OP जो है ये रेडियस है। बोलने का मतलब है कि जो टैंजेंट है वो OP रेडियस के परपेंडिकुलर है। मतलब टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस टच कर रहा है सेंटर से सर्कल को, वो वाला रेडियस और वो वाला टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि रेडियस और टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप देखोगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, इसको तो हम यूं यूज करेंगे हर जगह। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि अगर हम किसी सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो कि बाहर कोई पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट P से हमने दो टैंजेंट ड्रॉ किया जिनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है? A और B। तो इसका मतलब ये जो दोनों टैंजेंट है इनका लेंथ बराबर होगा। और टैंजेंट का लेंथ क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट P से लेकर के उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो लेंथ है, यानी कि ऊपर वाले टैंजेंट का लेंथ है PA, नीचे वाले टैंजेंट का लेंथ है PB। और ये थ्योरम ये कहता है कि लेंथ ऑफ PA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PB, PA इज इक्वल टू PB। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी NCERT में देखोगे तो उसको प्रूव किया गया है दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करते हुए, है ना? एंड आई एम प्रीटी श्योर आप उसको देखोगे तो समझ ही जाओगे, क्योंकि ट्रायंगल्स का चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना? तो भाई थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टैंजेंट का लेंथ बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे, तो कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्या क्या समझना था हमें कि टैंजेंट क्या होता है ना? टैंजेंट अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक ही टैंजेंट बन सकता है ना? टैंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्रीज बनाता है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए दोनों टैंजेंट्स के लेंथ बराबर होते हैं। यही बस इतने ही से कॉन्सेप्ट्स थे, बट इतने थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तरह तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हम कर सकते हैं। और लेट मी ऑल्सो टेल यू, बहुत से बच्चों को ना ये सर्कल्स वाला चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। सर्कल्स, एरियाज ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स, ये सब बहुत मुश्किल लगता है, बट इतना मुश्किल है नहीं, बहुत ही मज़ेदार है। एक बार सॉल्व होने लगेगा ना, फिर एकदम एडिक्शन हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। और एक बार आप उस स्टेज में आ गए फिर तो ये चैप्टर बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, तो चलो फटाफट से बताओ कितने लोग अब मेरे साथ आगे, मैं कुछ 10-11 क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगी, और उन क्वेश्चंस को अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो ये मेरी गारंटी है हमेशा की तरह कि बाकी टेक्स्ट के बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लोगे बिना किसी डाउट के। तो बताओ फटाफट से कितने लोग मेरे साथ साथ अभी के अभी सारे के सारे क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करोगे? फटाफट से मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताओ। एंड आई थिंक लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो बच्चा पार्टी क्या हम सभी तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? थोड़े बहुत 2-3 ही तो कॉन्सेप्ट थे सर्कल्स के, और अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगा के धड़ाधड़ हम खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो फटाफट से तैयार हो जाओ अपनी पेन कॉपी ले करके, और हर एक क्वेश्चन आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। और यकीन मानो अगर ये 10-11 क्वेश्चन आपने मेरे साथ में कर लिए, उसके बाद आप बाकी सारे क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। सोचो कितना अमेजिंग फीलिंग आएगा, है कि नहीं? तो चलो शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमेशा सिंपल रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, आसान रहता है। तो चलो देखें ये क्वेश्चन क्या कहता है।
So the question says a tangent PQ at a point P of a circle. बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब PQ में से P पॉइंट जो है वो सर्कल पे है। मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल पे एक पॉइंट है P और ये PQ जो है ये एक टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट हम जब भी ड्रॉ करते हैं दोनों तरफ ये एरो जरूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन होता है इसलिए। ठीक है, तो PQ हमारा टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब ये PQ हमारा टेंजेंट है, दूसरी तरफ एक लाइन है जो सेंटर से खींचा गया है और Q को मीट कर रहा है, राइट। और OQ का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर, राइट। मतलब OQ का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस क्या है? OP, ये है 5 सेंटीमीटर। तो भाई डायग्राम सुपर इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैथ्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, निकालना क्या है? लेंथ PQ इज, यानी कि टेंजेंट का जो लेंथ है वो हमें निकालना है। क्या ये मुश्किल सवाल है? बिल्कुल नहीं है। फिर भी इस तरह के सवालों में बच्चे कहाँ गलती करते हैं? इस फोटो को ड्रॉ करने में ही वो गलती कर बैठेंगे। बहुत से बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहेंगे कि P यहाँ होगा कि P यहाँ होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब पॉइंट P सर्कल पे है और Q बाहर पे है। जैसे ही आपने ये पता कर लिया, ये टेंजेंट सही से ड्रॉ कर लिया, फिर बाकी चीज़ें तो दी हुई हैं। रेडियस दिया हुआ है, OQ की लेंथ दी हुई है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? कौन सा लॉजिक लगाएंगे? कौन से वाले प्रॉपर्टी को लगाएंगे? हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एग्जैक्टली, यानी कि OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, राइट। हमने क्या पढ़ रखा है कि OP विच इज रेडियस, रेडियस जो है ये परपेंडिकुलर होता है किससे? टेंजेंट से, जो कि यहां पर है PQ। ये हमने पढ़ रखी है। अगर हमने पढ़ रखी है तो यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि PQO ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो अब अगर हम ट्रायंगल POQ की बात करें तो ये किस तरह का ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। ठीक है, अब पता ही है भाई क्या करना है। क्या करना है बताओ मुझे फटाफट से। हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, बेस यहाँ पे निकालना है। तो यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स, पी स्क्वायर इधर जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलो फटाफट से वैल्यूज लिखो। H की जगह डाल देंगे 12 का होल स्क्वायर, P की जगह डाल देंगे 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ओवर 144 माइनस 25 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 119 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो चलो भाई फटाफट से देखें यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। रूट ओवर 119 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। सो क्वेश्चन कह रहा है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट T है जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं TP एंड TQ। ठीक है, ओके। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। PTQ मतलब ये वाला एंगल जो है दिस इज 2 टाइम्स ये वाला एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले लिख लो कि हमको प्रूव क्या करना है। जब ये हम लिख लेते हैं ना तो हमें
खुद ही आइडिया आने लगता है कि हमारा सॉल्व करने का स्टेप किस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट टी से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। इस बात को सुनते ही कौन सा थ्योरम याद आता है? कौन सा थ्योरम याद आता है? वही थ्योरम जो कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, विच मीन्स टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, राइट। तो चूंकि हमें पता है तो हम लिख सकते हैं कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। ऐसा क्यों? सिंस tangents from an external point are equal in length। ठीक है, ओके। अब देखो, अब फोकस करो इस वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल टी पी क्यू पे अगर आप फोकस करो, ये दोनों साइड्स बराबर है। कोई भी ट्रायंगल जिसका दोनों साइड बराबर होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, मतलब इनके बेस एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ? देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ये लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इस पूरे ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकती हूँ? इन ट्रायंगल टी पी क्यू, पूरे ट्रायंगल टी पी क्यू में मुझे क्या पता है कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल जो है, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के सम की बात करूं तो वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके जस्ट पहले मैंने लिखा था कि ये टी पी क्यू और ये टी क्यू पी दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो एक की जगह हम दूसरे को लिख सकते हैं। हम किसको लिखेंगे ये चूज़ करना है। अब यहाँ पर एक पॉज लो और ये देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है? एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू यानी कि जो दोनों एंगल के बीच में रिलेशन प्रूफ करना है, वो दोनों एंगल्स हमेशा सीन में होने चाहिए, तभी तो प्रूफ कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल सीन में पी टी क्यू तो है, बहुत बढ़िया है, बट ओ पी क्यू को बाद में सीन में लाना है। ओ पी क्यू कहाँ पे है? ओ पी क्यू यहाँ पे है। अब इस ओ पी क्यू का रिलेशन जो है वो पी क्यू पी टी या फिर टी पी क्यू से हो सकता है, राइट, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं। हो सकता है, हो सकता है। तो हमने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, टी पी क्यू को हम सीन में रखते हैं, क्योंकि जिसको प्रूफ करना है ये उसके बगल वाला एंगल है। ठीक है, वैसे ही करते हैं। तो हम टी पी क्यू को सीन में रखने वाले हैं। इसका मतलब हम टी क्यू पी के जगह टी पी क्यू लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल टी पी क्यू। ये हमें एक रिलेशनशिप मिल गया। ठीक है, ओके। अब और आगे बढ़ेंगे। अब आगे कहाँ बढ़ेंगे? अब हम ये देखेंगे कि चलो अब वापस चलते हैं इस वाले जगह पे। हमें तो इस एंगल से मतलब है, एंगल ओ पी क्यू से। ठीक है, ओ पी क्यू जो है वो किसके बगल में है? टी पी क्यू के बगल में है। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि इन सब एंगल्स की कहानी के बीच में हम तो ये भूल ही गए थे कि भाई ये ओ पी क्या है? ये ओ पी तो रेडियस है, और भाई ये टी पी क्या है? ये टी पी तो टेंजेंट है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि ये जो एंगल है ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही मतलब हुआ, है ना। तो अब सीन में ओ पी क्यू आ गया, तो ओ पी क्यू तो मुझे चाहिए था इधर, है ना। अब मुझे सीन में किसको लाना है? पी टी क्यू को लाना है। तो टी पी क्यू के बदले में क्या मैं पी टी क्यू के फॉर्म में लिख सकती हूँ कुछ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। वहीं पे तो काम आएगा हमारा ये वाला इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन में पी टी क्यू और टी पी क्यू के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ मैं?
टी पी क्यू के बदले में देखो इस इक्वेशन को देखो, एंगल टी पी क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको अगर मैं इधर ले आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2। यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ठीक है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू, और अब टी पी क्यू के बदले में हम ये लिख देंगे, ठीक है? ये लिखेंगे, चलो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री बाई 2, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये 90 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। और एग्जैक्टली यही हमें प्रूव करना था कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। तो यानी कि हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? कितने बच्चों को इस पूरे सॉल्यूशन में डाउट है कि कैसे क्या स्टेप हुआ? जितने भी बच्चों को डाउट है उनके लिए एक क्विक रिकैप दूंगी। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम इसलिए भी ज़्यादा लगा बिकॉज मैं आपको अप्रोच बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि घुमा फिरा के जब दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आए उनको भी आप प्रूफ कर सको, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, ठीक है? सबसे पहले ये ध्यान में रखना है किस दोनों एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की और इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा ये वाले ट्रायंगल में ये दो साइड्स बराबर हैं बिकॉज ये दोनों ही टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है। क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके बेस एंगल्स भी बराबर हैं। ये पहली चीज़ हमने निकाली। फिर हमने बोला कि इस ट्रायंगल में ये जो 3 एंगल्स हैं इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है? जिसमें से 2 एंगल्स बराबर हैं तो उन दोनों एंगल को हमने एक ही एंगल के टर्म्स में लिख दिया। तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू हो गया, दैट इज 2 एंगल टी पी क्यू, ठीक है? तो इस तरीके से हमने एक रिलेशनशिप निकाला इस एंगल का और इस एंगल का, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, जो दूसरा वाला एंगल इन्वॉल्व था सोचने की कोशिश करी कि उसको कहाँ फिट बैठा सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो हमने वही किया और यहाँ पर हमने देखा कि यार ये जो टी पी क्यू है इसका तो हमने पी टी क्यू के साथ रिलेशन बना रखा था, निकाल रखा था, यानी कि टी पी क्यू को हम पी टी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम एक ऐसा इक्वेशन पा सकते हैं जहाँ ओ पी क्यू और OPQ और PTQ हो। एग्जैक्टली वही चीज़ हमने यहाँ करी और जैसे ही हमने वैसा किया जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है? तो ये हमारा अप्रोच था। बोलने का मतलब है क्या प्रूव करना है वो हमारे दिमाग में, वो हमारे नज़र के सामने ऑल द टाइम होना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ पे किसको रखें और किसको हटाएं, ठीक है? दिस मे नॉट सीम वेरी सिंपल टू यू राइट नाउ एट द मोमेंट, बट जैसे ही आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे उसके बाद जब ऐसे एक आधी क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे तो आप देखना आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा आंसर आया क्या? प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल तो है ही, एक पॉइंट Q है जो कि सर्कल के बाहर है, वहां से एक टेंजेंट बनाया गया सर्कल तक जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर। मतलब ये मेरा पॉइंट Q है, यहाँ से जो टेंजेंट बनाया गया इस टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है? एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। Q का डिस्टेंस सेंटर से, मान लेते हैं O मेरा सेंटर है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या है, ये मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है P, तो ये जो OP है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमें निकालना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का था, थोड़ा सा घुमाया हुआ
है कि नहीं। अब यहाँ पर ये क्या है, कौन से रिलेशन का यूज़ करेंगे, हमें पता है कि भाई रेडियस और टैंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका हाइपोटेन्यूज हमें पता है, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। बहुत ही ईजी है। तो ट्रायंगल POQ जो है ये किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि OP स्क्वायर जो होगा, OP स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आई डोंट थिंक इससे पहले मुझे और ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत थी क्योंकि बाकी चीज़ें आपको पता ही है। एग्जाम के कॉपी में आप ये लिख ही लोगे कि भाई रेडियस और टैंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर होता है, दैट इज़ वाई दिस इज़ 90 डिग्री, उसी वजह से ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सब तो आप सलीके से लिख ही लोगे, है ना। मेन है इसको समझना। अब देखो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक ऑप्शन है 25 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे आसान बनाएंगे। अलजेब्रा कब काम आएगा, हमने पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही करेंगे यहाँ पे। तो ए प्लस बी यानी कि 25 प्लस 24 इंटू ए माइनस बी यानी कि 25 माइनस 24, तो ये कितना हो गया, रूट ओवर 49 इंटू 1, रूट ओवर 49 कितना हो जाएगा, 7। तो यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल है यहाँ पर, एक सेंटर इसका O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट T है जहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं TP एंड TQ। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ, एग्जैक्टली। अच्छा, दिया हुआ क्या है, एंगल POQ इज 110 डिग्री, POQ जो है ये 110 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल PTQ, एंगल PTQ कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट तो सोचने में लगाएंगे। ये एंगल दिया हुआ है, वो एंगल निकालना है। साफ साफ एक क्या दिख रहा है हमें हमारे सामने, हमें हमारे सामने एक साफ साफ क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है कुछ इस तरीके से, है ना, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है OPTQ, ये एक क्वाड्रिलैटरल है। और क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स के बारे में यार हमें क्या पता है कि सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360, जिसमें से एक एंगल 110 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा, कौन बताएगा मुझे, 90 डिग्री, एग्जैक्टली, क्योंकि ये है रेडियस और ये है टैंजेंट, और टैंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री। इस एंगल की अगर बात करें तो ये भी है रेडियस और ये भी है टैंजेंट, और इनके बीच का एंगल अगेन होगा 90 डिग्री, तो ये भी हमें पता है। अब भाई कोई बड़ी बात है वो एंगल निकालना, 4 में से 3 एंगल तो पता ही है और चारों एंगल का सम 360 वो भी पता है, बस फिर क्या है। तो इसका मतलब 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 प्लस 110 दैट इज 290, सो 360 माइनस 290 यानी कि 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना ही आसान था ये क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर एक सर्कल है उसका ये डायमीटर है, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है ना। एक डायमीटर है, डायमीटर के एंड्स पे हम जो टेंजेंट्स बनाएंगे, जैसे कि एक टेंजेंट हमने यहाँ बनाए इस एंड पे, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, दूसरा टेंजेंट हमने इस एंड पे बनाया विच इज पॉइंट Q, मतलब पॉइंट P और पॉइंट Q टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नाम दे देते हैं इन टेंजेंट्स का कुछ, लेट अस से ये है टेंजेंट AB
और ये है टेंजेंट CD। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमेशा क्या प्रूफ करना है उसको लिख लो। हमें ये प्रूफ करना है AB जो है वो CD के पैरेलल है, टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे? पैरेलल लाइंस हमने बचपन में पढ़ रखा है। पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, राइट, कि अगर दो लाइन पैरेलल है, उसको अगर कोई तीसरा लाइन कट करता है, जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो कुछ कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। इस तरह की चीज़ें हमें पता है। तो अब हमें उल्टा प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि दो लाइन्स पैरेलल है, यानी कि अगर इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो वो लाइन पैरेलल हो जाएंगे, या फिर अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो लॉजिक समझ रहे हो, अप्रोच समझ रहे हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे हमारे पास हमें जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें क्या पता है। एक तो हमें ये पता है कि भाई OP हमारा रेडियस है और ये AB हमारा टेंजेंट है, विच मीन्स ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये OQ रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात हमें पता है। मैंने ये सब लिखा भी नहीं, बट एग्जाम की कॉपी में आप ये लिख देना कि सिंस वी नो दैट the radius and the tangents are perpendicular at the point of contact, therefore this angle is 90 degree, this is 90, this is 90, this is 90। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्या है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद है ना, जैसे दो लाइंस ऐसे पैरेलल होते थे, हम ट्रांसवर्सल बनाते थे, तो ये एंगल और ये एंगल जो है, जो ट्रांसवर्सल के दो ऑल्टरनेट साइड्स पे लाई करते हैं, उन्हें हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये डायमीटर जो है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो डायमीटर के इस तरफ ये एंगल है, इस तरफ ये एंगल है, यानी कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स ही तो हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल BPQ, सिमिलरली एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल APQ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, है ना, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब चूंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें एसेट स्टेप्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर लॉजिकली आपको समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है, तो आप इसको आराम से अच्छे वर्डिंग्स के साथ इसको सजा के लिख लोगे और प्रूव भी कर दोगे। ठीक है, सो दैट वाज इट। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो ये सवाल बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। एक और बार क्वेश्चन को पढ़ो, अगर एक बार पढ़ के समझ में ना आया हो तो। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, मतलब ये मेरा टेंजेंट है और ये इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब यहाँ पर हम जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं ये इस सर्कल के सेंटर से ही पास हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेट अस से कि ये जो टेंजेंट है दिस इज AB। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, राइट, परपेंडिकुलर ऑन AB एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, मतलब इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाया गया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि परपेंडिकुलर जो है इट पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर है O, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। जनरली इस तरह के लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रूव करने के लिए बहुत बार हम क्या करते हैं, हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये O से पास नहीं करता है, मान लेते हैं कि हम ये सेंटर से पास नहीं करता है, और फिर देखते हैं कि हम किस रिजल्ट पे अराइव करते हैं।
ठीक है। तो जनरली क्या होगा कि जो सच है, हमने शुरुआत ऐसे करी कि मान लेते हैं कि ये सच नहीं है, फिर हम देखेंगे कि हम कुछ ऐसे रिजल्ट पे आ पहुंचते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। अप्रोच समझ रहे हो? नहीं भी समझ रहे हो तो अभी समझ जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये है कि लेट अस एज्यूम, कि चलो भाई मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है एट पॉइंट P, ये O से पास नहीं करता है, मतलब ये सेंटर से पास नहीं करता है, बल्कि ये एक दूसरे पॉइंट से पास करता है विच इज़ O डैश। मान लेते हैं ये O से पास बिल्कुल नहीं करता है, और यहाँ कहीं पे एक कोई पॉइंट है O डैश, तो हम ये मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है ये O डैश से पास करता है। चलो मान लिया इस अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, अगर हमने ऐसा माना कि भाई ये जो परपेंडिकुलर है ये O डैश से पास करता है, इसका तो यही मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एंगल O डैश PB जो है दैट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, ये तो गिवन है, राइट। हमारे गिवन कंडीशन ही ये है कि जो लाइन है वो पॉइंट P से परपेंडिकुलर है। अब हमने बोला कि भाई ये O से पास नहीं करता है, ये O डैश से पास करता है, विच मीन्स कि जो मेरा परपेंडिकुलर है दैट इज O डैश PB, राइट। दैट मीन्स O डैश PB शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। बट बड़ा बड़ा सा बट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, डायग्राम को देखते हुए हमें क्या दिख रहा है कि एंगल OPB जो है दैट इज 90 डिग्री। इनफैक्ट डायग्राम से हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंगल O डैश PB जो है इट इज लेस देन एंगल OPB। बड़े ध्यान से देखो, ये डायग्राम से इनकी वैल्यूज़ क्या है वो भले ना पता हो, बट इतना तो पता चल ही रहा है कि भाई ये OPB का जितना भी वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम वैल्यू ही है इसका O डैश PB का, राइट। तो इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो, राइट, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल अगर ये वाला एंगल है, ये जो है एंगल, ये इस एंगल से तो छोटा ही है, वो तो डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है, करेक्ट। इसका मतलब है द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई OPB भी 90 डिग्री है और O डैश PB भी 90 डिग्री है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब O डैश कोइंसाइड्स विथ O, जब O डैश और O सेम ही पॉइंट हो, सिर्फ तभी ये पॉसिबल है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है ये पॉइंट P से अगर हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो उस परपेंडिकुलर को हर हाल में सेंटर से ही पास होना है, करेक्ट। बात समझ रहे हो कि ये जो है यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देयरफॉर एंगल O डैश PB विल बी 90 डिग्री इफ O डैश coincides with O, विच मीन्स कि ये जो हमने एज्यूम किया था, ये एजम्पशन हमारा सही तभी होगा अगर O डैश और O कोइंसाइड करे, यानी कि जब परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था पॉइंट P पे वो सेंटर से पास करे, ठीक है। तो देखो ये एक बहुत ही थोड़ा अलग टाइप का प्रूफ था जहाँ पर हमने मैथमेटिकली बहुत कुछ नहीं किया है, बट इट वाज मोर यूजिंग लॉजिक। तो बच्चों बताओ कैसे चल रही है अभी तक की जर्नी, क्या क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं? चलो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि भाई क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट जब पूरा वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको अपनी किताब से खुद से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि क्या इतना कॉन्फिडेंस आया है कि क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। डायग्राम देख के शायद लग रहा होगा कि कोई भारी भरकम सवाल है, बट सवाल है बहुत ही आसान, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब पता ही होगा ना, सेम सेंटर से ड्रॉ किए हुए बहुत सारे सर्कल्स, राइट। अभी जैसे देखो यहाँ पर 2 सर्कल दिख रहे होंगे आपको, बट अगर आप देखो बड़े ध्यान से तो दोनों का ही सेंटर जो है वो क्या है, O है। तो कॉमन सेंटर वाले मल्टीपल सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 सर्कल्स हैं इनका रेडियाई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब बड़े सर्कल का कॉर्ड का लेंथ निकालो, ये है कॉर्ड का लेंथ जो छोटे वाले सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट है P, लेट अस सपोज ये कॉर्ड है AB, ठीक है। ये नामकरण कर देने से सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है ना। तो अब ये कुछ सिचुएशन है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि यहाँ पर हमें AB की लेंथ निकालनी है। ये जो कॉर्ड AB है इसकी लेंथ हमें निकालनी है। कैसे निकाल सकेंगे आप बताओगे मुझे, बताओ कैसे निकालेंगे हम। सिंपल सी बात है, जैसे OP यहाँ पे रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, और छोटे वाले सर्कल के लिए AB क्या है, टैंजेंट है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, रेडियस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। विच मीन्स ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OPA दे आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज ये 90 डिग्री है। ठीक उसी तरीके से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर है, ग्रेट। अब किसी एक ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। तो चलो सबसे पहले फोकस करते हैं ट्रायंगल OPB पे। अब OPB को अगर ध्यान से देखो तो इसका जो परपेंडिकुलर है OPB के अंदर जो परपेंडिकुलर है दैट इज 3 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम बेस नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। बेस क्या हो जाएगा, रूट ओवर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और OPB में बेस क्या है PB, तो PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 25 माइनस 9 दैट इज रूट ओवर 16 विच इज 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने PB की वैल्यू निकाल ली कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब अगर हमने AP की वैल्यू भी निकाल ली तो हम AB तो निकाल ही लेंगे दोनों को जोड़ के, है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हम करेंगे। अब हम पहुंच जाते हैं ट्रायंगल OPA पे। अगर हम OPA ट्रायंगल को देखें तो वहाँ पर भी ये जो OA है ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि इस वाले ट्रायंगल पे भी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, राइट। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, विच मीन्स यहाँ पर भी अगर तुम इसके बेस की वैल्यू निकालोगे विच इज़ AP, तो उसके फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम वैल्यू मिलेगी। तो AP विल अगेन बी 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विच इज़ द आंसर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ग्रेट। तो मतलब एज सच देखा जाए तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट डायग्राम देख के थोड़ा सा डर लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्वेश्चंस काफ़ी टफ होने वाला है। तो चलो बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रिलैटरल को हमने ऐसे ड्रॉ किया ताकि इसके अंदर एक सर्कल एग्जैक्टली फिट हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर ये जो सर्कल है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो गया है। ऐसा नहीं कि क्वाड्रिलैटरल बहुत बड़ा है और अंदर छोटू सा सर्कल है, ऐसा क्वाड्रिलैटरल हमने बनाया ताकि वो सर्कल एकदम एग्जैक्ट फिट हो जाए, सच दैट क्वाड्रिलैटरल का हर एक साइड सर्कल को जो है ना एक एक पॉइंट पे बस टच कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC, ठीक है। AB + CD इज इक्वल टू AD + BC, AB + CD इज इक्वल टू AD + BC, AD + BC, ठीक है। मतलब जो कुछ भी हमें प्रूव करना है वो बेसिकली किससे लिंक्ड है, इस क्वाड्रिलैटरल के साइड से लिंक्ड है, ठीक है। क्या प्रूव करना है उसको बाद में देखेंगे, उसके पहले ये देखेंगे कि जो दिया हुआ है इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो दिया हुआ है बच्चों उसे अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इस सर्कल के लिए अगर ये A को हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लें तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए ये दो टैंजेंट्स हैं, विच मीन्स
ये दोनों टैंजेंट का लेंथ जो है वो बराबर होना चाहिए, दैट इज AP इज इक्वल टू AS होना चाहिए। सिमिलरली इस सर्कल के लिए ये वाला पॉइंट B भी जो है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से BP और BQ ये दो टैंजेंट्स हैं, तो इन दोनों का लेंथ भी बराबर होना चाहिए, यानी कि BP शुड बी इक्वल टू BQ। और ठीक उसी तरीके से D एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से DR और DS दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं, विच मीन्स DR शुड बी इक्वल टू DS। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट C एक पॉइंट है जहाँ से CR और CQ दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं, तो इन टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होगा। ये बात हमें इस डायग्राम को देख के पता चलती है। तो सबसे पहले हमने इसको नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। अब देखो जो प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो भी लेंथ्स हमने लिखे दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी साइड को हम AP प्लस PB ऐसे लिख सकते हैं, AD को हम AS प्लस SD लिख सकते हैं। तो लॉजिकली सोच के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी इन्फॉर्मेशन के साथ शायद हम इसे प्रूव कर देंगे, है ना। तो चलो उसी विश्वास के साथ हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, AB प्लस CD। अब इस क्वाड्रिलैटरल पे जाओ, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR, CR प्लस DR। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो AP को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, AP को मैं लिख सकती हूँ AS। BP या फिर PB इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, BQ। CR को मैं क्या लिख सकती हूँ, CQ। और DR को मैं क्या लिख सकती हूँ, DS। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो AS प्लस DS, यहाँ पे देखो AS प्लस DS ये दोनों मिल करके AD बना लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, AS और DS को साथ में ले आते हैं, AS प्लस DS को साथ में ले आएंगे। उसके बाद बचेगा क्या, BQ प्लस CQ। तो BQ प्लस CQ को साथ में रहने देते हैं। AS प्लस DS हो जाएगा AD, BQ प्लस CQ हो जाएगा BC। तो AD प्लस BC ये क्या है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आसान था, मुश्किल था, ये तो आसान ही था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, है ना। बस यहाँ पे यही था कि जैसे ही इस डायग्राम को देखा तुरंत दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे हुए टैंजेंट्स का लेंथ होता है बराबर। तो चलो भाई बच्चों, अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। यहाँ पर भी एक कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम तो बना हुआ है, बट क्या क्वेश्चन इतना मुश्किल होगा, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब तक तो हमने 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग गया है, थोड़ा सा समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अब इसे ट्राई करके देखते हैं। XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। बड़ा लंबा सा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो XY एक tangent है, X dash Y dash एक tangent है, इनका point of contact क्या है, P और Q। इसके अलावा एक और tangent है AB जिसका point of contact है C। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ध्यान दो, प्रूफ क्या करना है ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। एंगल AOB ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए अचानक से कैसे ये प्रूफ कर देंगे कि ये 90 डिग्री है, इसके लिए हम एक छोटी सी चीज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एंगल्स की जब भी बात आती है तो भाई ट्रायंगल या क्वाड्रिलैटरल कुछ तो होना चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए। तो जैसे ही ट्रायंगल्स की बात आती है सर्कल और टैंजेंट वाले सिचुएशन में, तो राइट एंगल ट्रायंगल बड़ी आसानी से बन जाता है, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ये OC रेडियस है और ये AB टैंजेंट है, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो विच मीन्स कि ये जो ट्रायंगल है ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक उसी तरीके से OP जो है ये रेडियस है और ये XY टैंजेंट है, तो ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम अपना सारा फोकस शिफ्ट करेंगे ये दो ट्रायंगल्स में। एक तो ट्रायंगल OAC
और दूसरा ट्रायंगल ओ पी वाई। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूफ करेंगे। देखो उससे क्या फायदा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो हमारा फोकस चला गया ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए सी में। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है सेम सर्कल का रेडियाई है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ए पी और ए सी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स हैं सेम सर्कल के, तो ये इनके लेंथ भी बराबर होते हैं। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है विथ ट्रायंगल ओ ए सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, विच मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, याद है ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। तो ये हम कह सकते हैं। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें इन दो ट्रायंगल्स का, क्योंकि अभी तो हमने इस साइड के इन दो ट्रायंगल्स की बात करी, ठीक उसी तरह इधर भी दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो अगर इन दो ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंसी इनकी प्रूफ करें तो ये भी कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक। सो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, अब ये सब कुछ मैंने क्यों किया, ये है सबसे अहम सवाल, और इसका जवाब है कि हमें प्रूफ करना था एंगल ए ओ बी, ये वाले एंगल को प्रूफ करना था। बट इस एंगल के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था। तो इस एंगल को हम किससे रिलेट कर पा रहे थे, इस स्ट्रेट लाइन से। ये डायमीटर है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, विच मीन्स ये पूरा एंगल विल बी 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 है। तो अब जैसे ही हमने ये प्रूफ कर लिया तो देखो क्या हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि पी ओ क्यू जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, विच मीन्स ये वाला एंगल दैट इज एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, इन चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये सारे एंगल मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया है पी ओ ए और ए ओ सी बराबर है, पी ओ ए और ए ओ सी बराबर है। तो पी ओ ए की जगह भी मैंने ए ओ सी लिख दिया, तो ए ओ सी प्लस ए ओ सी हो जाएगा 2AOC। फिर मैंने बोला सी ओ बी जो है ये क्यू ओ बी के बराबर है, तो क्यू ओ बी की जगह भी मैं क्या लिख दूंगी, सी ओ बी। तो ये हो जाएगा 2 एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, जो कि क्या है खुद देखो, ए ओ बी प्लस सी ओ बी दैट इज नथिंग बट एंगल ए ओ बी। So 2 angle AOB is 180 degree, which means angle AOB is equal to 90 degree। और मेरे प्यारे बच्चों exactly this is what we were supposed to prove। तो ये प्रूव हो गया। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था कि भाई इस एंगल को प्रूफ करना है। मुझे दिख रहा है कि ये पूरा एंगल 180 ज़रूर होगा, तो मैंने क्या किया, इन एंगल्स के बीच में रिलेशन निकाल लिया कि भाई ये एंगल इसके बराबर है, उसी तरह ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, फिर इस एंगल की जगह यही एंगल लिख दिया, इस एंगल की जगह यही एंगल लिख दिया, तो कुल मिला के मैंने इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली। तो ये हमारा लॉजिक था। तुम्हारा आंसर आया क्या? तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे देखते ही देखते हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और वो भी काफ़ी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया, इन सारे क्वेश्चन में यूज़ वही 2-3 प्रॉपर्टीज़ ही हो रही हैं, है ना, कि टैंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है 90 डिग्री, या फिर एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे हुए टैंजेंट्स का लेंथ बराबर है, या फिर कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो हमने ऑलरेडी पुराने टॉपिक्स में पढ़ रखे हैं। ठीक है,
तो एनीवेज चलो अभी देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब हमें पता ही है सब्सक्राइबिंग का मतलब क्या होता है। तो लेट अस सपोज ये है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? द मोमेंट वी टॉक अबाउट पैरेललोग्राम, इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है द मोमेंट मैंने बोला कि ये पैरेललोग्राम है, विच मीन्स AB is equal to CD, that is opposite sides are equal, and AD is equal to BC. ठीक है, ओके। सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, यही रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो मतलब मुझे क्या प्रूव करना है यहाँ पे? रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। इन सब की लेंथ बराबर है, मुझे यही प्रूफ करनी है। जैसे ही मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि ये रोम्बस है। ठीक है, क्वेश्चन अब समझ में आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। ग्रेट, तो चलो अब इसको प्रूफ करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइम पहले ही एक इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था, जहां पर मैंने क्या बताया था, इसी तरह का बना हुआ था क्वाड्रिलैटरल, जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब था, और हमने वहां पे प्रूफ किया था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कैसे प्रूफ किया था? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट होता है उसका लेंथ बराबर होता है। मान लो अगर ये PQRS है तो इसका लेंथ इसके बराबर होगा, उसी तरह से इसका लेंथ इसके बराबर होगा, उसी तरीके से इसका लेंथ इसके बराबर होगा, और ठीक उसी तरीके से इसका लेंथ भी इसके बराबर होगा। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, राइट। इनफैक्ट उसी लॉजिक से मैं ये पूरा क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी भी नहीं, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन स्पून फीडिंग। ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को लगा के अब आप प्रूफ करो कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, क्योंकि ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। AB प्लस CD को आप क्या लिखोगे? AB की जगह लिखोगे AP प्लस PB, CD की जगह लिखोगे CR प्लस DR। ठीक है, और उसके बाद DR की जगह DS लिखोगे, AP की जगह AS लिखोगे, BP की जगह BQ लिखोगे, CR की जगह CQ लिखोगे, और इस तरीके से आप प्रूफ कर दोगे दैट इट इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, तो ये वाला प्रूफ जो है ये आपका होमवर्क है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस प्रूफ को दिखाते हुए आप ये लिखोगे। ठीक है, अच्छा, अब अभी मैंने क्या बोला, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB जो है वो CD के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ CD के बदले में AB भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक उसी तरह मैंने बोला AD जो है वो BC के बराबर है, यानी कि मैं AD की जगह BC लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसका मतलब 2AB इज इक्वल टू 2BC, इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है वो तो पहले ही पता चल गया था क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। अब हमें ये भी पता चल गया कि AB जो है वो BC के बराबर है, यानी कि एडजेसेंट साइड बराबर है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? AB BC के बराबर है, जो कि यहाँ प्रूव किया। AB किसके बराबर है? CD के भी बराबर है, करेक्ट। और जिस तरह से AB BC के बराबर है, ठीक उसी तरीके से CD किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा, राइट। तो यानी कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि सारे साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ये ABCD जो है ये एक रोम्बस है। ठीक है, बीच का स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है जो आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि वैसा सिमिलर क्वेश्चन थोड़ी ही देर पहले मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जब हम ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते चलेंगे आपको लगेगा कि अच्छा इसी लॉजिक से या इसी अप्रोच से तो पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। दैट इज बिकॉज अब तक में हमने काफ़ी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हो मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले इसको समझेंगे क्वेश्चन को, डोंट फोकस ऑन दिस डायग्राम, इंस्टेड आप इस डायग्राम को देखो। मान लो कि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके अंदर एक सर्कल इस तरीके से सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो ऑपोजिट साइड्स जो है इट्स दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, मतलब ऑपोजिट साइड्स। लेट अस सपोज हम इस साइड की अगर बात करें तो ये वाला जो साइड है ये सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करेगा, और ये वाला जो साइड है ये सेंटर पे ये वाला एंगल सबटेंड करेगा, राइट। और ऑपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मान लो ये वाला साइड एंगल सबटेंड कर रहा है 1, ये वाला साइड एंगल सबटेंड कर रहा है 2, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही क्या होता है कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उन एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ग्रेट। अब आप इस डायग्राम में मूव करो, ठीक है। इस डायग्राम में वही चीज़ें हैं, बस खाली हर जगह नामकरण कर दिया है। ABCD हमारा क्वाड्रिलैटरल है, सर्कल के जो पॉइंट्स इसको टच कर रहे हैं वो है PQRS, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये वाला साइड सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला साइड सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है दैट इज़ 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख लें टू प्रूव एंगल A सेंटर हमारा O है, तो एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओके, अब हमारा प्रूफ करने का अप्रोच क्या होगा। तो बच्चों जैसे ही इस क्वाड्रिलैटरल की एंगल्स की बात हो रही है, हमें क्या लग रहा है कि हमारे पास क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि भाई सेंटर का ये जो पूरे सारे एंगल्स का सम है दैट इज 360 डिग्री, राइट, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब अगर किसी भी दो एंगल के बीच में हम कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं ना, दैट विल बी ग्रेट। और उसी रिलेशन के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम इन दो ट्रायंगल्स पे फोकस करते हैं, एक ट्रायंगल OAS एंड ट्रायंगल OPA। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो चलो पहले ये तो देखें कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है भी। तो हम फोकस करेंगे ट्रायंगल OAS एंड ट्रायंगल OAP में, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक तो OS और OP बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों ही सेम सर्कल के रेडियाई हैं। इसके अलावा OA इज इक्वल टू OA क्योंकि ये कॉमन साइड है। इसके अलावा AS इज इक्वल टू AP क्योंकि ये टैंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टैंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। तो यानी कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAP बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल AOP, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और इसके बगल वाला ट्रायंगल, तो वहाँ पर भी सेम कहानी होगी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और फिर हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक उसी तरह अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा। उसी तरह अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल BOP जो है ये एंगल BOQ के बराबर होगा। उसी तरीके से एंगल COQ जो है वो एंगल COR के बराबर होगा, और ठीक उसी तरीके से एंगल DOR जो है वो एंगल DOS के बराबर होगा, ठीक है।
तो एंगल्स के बीच में हमने ये रिलेशन निकाल लिया, और थोड़ी ही देर पहले मैंने क्या बताया था, इन सारे एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री है ना। यानी कि एंगल AOP प्लस एंगल BOP प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल COR प्लस एंगल DOR प्लस एंगल DOS प्लस एंगल AOS, इन सारे एंगल्स का जो सम है दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल, अब यहाँ से देखो, यहाँ से पता चल रहा है कि AOP जो है वो AOS के बराबर है। अब वापस से फोकस करो, हमें कौन से एंगल से मतलब है, हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री। तो इस वाले एंगल के अंदर कौन कौन सा एंगल आ रहा है, इसके अंदर एक तो ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है, इसमें ये एंगल और ये एंगल आ रहा है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हमें AOP को रखना है ना। तो AOP को एज इट इज रखेंगे, बट AOP के बराबर कौन सा है, AOS। तो AOS की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, AOP। तो इसकी जगह भी AOP लिख दिया, तो ये हो गया 2 एंगल AOP, क्योंकि एक तो AOP है, एक AOS की जगह भी AOP कर दिया। ठीक है, इसके बाद आया BOP। BOP को भी हमें रखना है ना। तो BOP को हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन यहाँ से देखो BOP के बराबर क्या है, BOQ। तो इस BOQ की जगह भी हमने BOP लिख दिया, तो BOP प्लस BOP 2 BOP हो गया, प्लस COQ। इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो COQ किसके बराबर है, COR के बराबर है। तो COQ की जगह हम लिख देंगे COR, और यहाँ पे ऑलरेडी एक COR और है, तो 2 COR हो गया, है ना। इसके बाद आ गया DOR। इसकी तो हमें ज़रूरत है, तो DOR हम लिखे रहेंगे, और DOR किसके बराबर है, DOS के बराबर है, तो DOS की जगह भी DOR लिख देंगे, तो 2 DOR। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, AOP प्लस BOP। अब आप मुझे बताओ AOP प्लस BOP क्या हुआ, ये पूरा एंगल हुआ विच इज एंगल AOB। तो ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस COR प्लस DOR, ये क्या हो गया, ये पूरा एंगल हो गया COD। तो ये हो जाएगा एंगल COD, एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, टू प्रूव में हमें एग्जैक्टली यही चीज़ प्रूव करनी थी जो हमने कर दी। तो लिखना थोड़ा टीडियस था बिकॉज बहुत सारे एंगल्स इन्वॉल्व थे, बट इट इज़ प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर शायद जब आप स्क्रीन को देख रहे होगे तो कहीं पे लाल, पीला, सारे डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे होंगे इस एंगल के ऊपर हाईलाइट करते हुए। बट अगर आप, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आप साथ साथ सॉल्व करो। अगर साथ में कर रहे हो देन इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि जैसे जैसे मैं कह रही हूँ BOP COQ तो आपको भी दिख रहा है कि कौन कौन से एंगल्स हैं वो, राइट। तो एज सच द अप्रोच इज सिंपल, जस्ट दैट बहुत सारे एंगल्स हैं तो बहुत सारे एंगल्स लिखना पड़ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद दैट आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि इतने क्वेश्चंस के बाद अब जब आप अपने NCERT टेक्स्ट बुक या फिर कोई और टेक्स्ट बुक से थोड़ी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे तो खुद से कर पाओगे। बाय चांस फंस जाते हो तो हम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अपने डाउट्स पूछने के लिए। आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे अपने डाउट्स डाल सकते हो, स्वयं पे पर्सनलाइज्ड क्लास भी बुक कर सकते हो, सो इट इज़ अप टू यू। ठीक है, लेकिन मैथ्स क्रिस्टल क्लियर करने के लिए वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, सैम्पल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM।
अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ मैं और पहुंची हूँ इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सभी लोग मेरे साथ अभी तक हो तो सर्कल्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जरूर से हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना मैथ्स में काफ़ी नहीं है, इसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक से सर्कल्स चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हों आपसे वो सारे खुद से सॉल्व करने, क्योंकि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से सॉल्व करोगे, उतना आपका मैथ स्ट्रांग होता चला जाएगा। बाकी अगर आप कहीं पर भी फंसते हो, कुछ भी डाउट आता है, तो आप learnohub.com के या हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। क्वेश्चन आप फोटो खींच के डाल सकते हो, वॉइस मैसेज से डाल सकते हो, या फिर टाइप करके भी डाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद भी आप चाहते हो कि आप एक 1-on-1 क्लास ले लो इसी चैप्टर के ऊपर या किसी और चैप्टर के ऊपर, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो लर्नो हब स्वयं, जहां पर हम बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको 1-on-1 पर्सनलाइज्ड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज तो मैं जाती हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं वापस आऊंगी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।